आज शपथ ग्रहण का दिन है। पश्चिम बंगाल में आज से नए युग की शुरुआत का दिन है। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ समारोह सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। इस शपथ के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्र के कई मंत्री शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज परेड ग्राउंड में शुभेंदु की शपथ के गवाह बनेंगे। खास बात यह है कि प्रोटोकॉल के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शपथ समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। शुभेंदु के शपथ समारोह में बंगाल की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। शपथ समारोह 11 बजे से है, लेकिन कोलकाता की ब्रिगेड परेड का माहौल अभी से भगवा हो गया है। बीजेपी समर्थक बंगाल के दूर दराज से कोलकाता पहुंच गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी हो रही है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। जाहिर है आज का दिन ऐतिहासिक है। आज पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलने का, पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य बीजेपी को मिल रहा है। और इसका जश्न भी आज बीजेपी इसी तरीके से मना रही है। आज जो परेड ग्राउंड है, न सिर्फ वहां पर भव्य तैयारी की गई है, बल्कि पूरे प्रदेश में आज भगवा रंग देखने को मिल रहा है। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण से पहले जैसे कि देखा जा रहा है तैयारी जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे, पुरुलिया से आए हुए लोग परफॉर्म करेंगे, उत्तर बंगाल से लोग जो आए हैं वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि पूरा जो कलरफुल होगा ये शपथ ग्रहण अनुष्ठान। उसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप? दार्जिलिंग। अच्छा, क्या परफॉर्म करने वाले? हम लोग खुकरी डांस करेंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? बंगाल में नया सरकार बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हो? हम भी दार्जिलिंग से हैं। क्या परफॉर्म करोगे? कुकरी डांस। अच्छा, तो कुकरी डांस से लेकर छौ नाच सब कुछ यहाँ पर आज किया जाएगा और ये जो पूरी परफॉर्मेंस होगा ये काफी कलरफुल होगा। कल क्या हुआ था? काउंटिंग वाले दिन ये हुआ कि तो देखिए आज बड़ा दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस दिन के मायने क्या हैं, क्या तैयारी आज बीजेपी ने की है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, अमिताभ तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, सुर्वो कमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर हमारे साथ हैं और इसके साथ ही साथ मनोज कुमार सिंह भी हमारे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट के तौर पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए आज की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, जी भगवामय हो गई है। आज की तस्वीर हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से देवेंद्र भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रंग लेकर आ रही है और शपथ ग्रहण समारोह में वो जो मैदान जिस तरीके से सजकर तैयार हुआ है और ओंकार की रिपोर्ट हम देख रहे थे। शपथ की तैयारियां पूरी हो गई है, बस अब से कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकलने वाले हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे और इसके साक्षी बनेंगे वहां पर मौजूद हजारों लोग। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण का स्टेज सेट हो चुका है और यहां आपको बंगाली संस्कृति की झलक स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। मंच के बीचों बीच आपको मां काली का मंदिर दिखाई देगा, दुर्गा की स्तुति दिखाई देगी और नीचे शंख बजाते हुए, आरती करते हुए बंगाली लोग दिखाई देंगे। ये वो मंच है जहां पर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता होंगे। अगर आप यहां देखेंगे तो आज रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को यहां स्थापित किया गया है। आज उनकी जन्म जयंती है और बंगाल के लिए यह दिन खास तौर पर खास मायने रखता है। पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। देश भर से बीजेपी के नेता यहां पहुंच रहे हैं और अगर आप पंडाल देखेंगे तो पंडाल में भी यहां प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया गया है। इस सभा में लगभग 1 लाख लोग ब्रिगेड मैदान में पहुंचेंगे, जिनमें 10,000 स्पेशल इनवाइटी हैं और सबकी निगाह उस वक्त पर है जब यहां
शुवेंदु अधिकारी शपथ ले रहे होंगे। वो शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने भवानीपुर में ममता को हराया, 15 साल के टीएमसी शासन को खत्म किया और अब सबको उस लम्हे का इंतजार है जब यहां से आपको कहते हुए सुनाई देंगे, मैं शुवेंदु अधिकारी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो परेड ग्राउंड की तैयारी आपने देख ली, लेकिन नई सरकार को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है, लोग कितने खुश हैं, ये भी आपको बताते हैं। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के आने से अब राज्य का विकास तेजी से होगा और वो सुरक्षित महसूस करेंगी। शपथ ग्रहण में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, बाकी मैदान खुला है। अभी से महिलाएं पहुंच गई हैं। मैम, आज का दिन आपके लिए खास क्यों, कितने उत्साहित? हम लोग भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा नहीं, समग्र पश्चिम बांग्ला, समग्र भारतवर्ष का जो माने महिला लोग हैं, इस दिन का आशा में था। जो ममता बनर्जी सरकार ने बोल गया था जे 8 बजे का बाद कोई महिला नहीं रास्ता में निकलेगा, वो सब आज से अभी से महिला जब तक चाहेगा वो काम पे जा सकता है। रात 12टा 1टा जो भी टाइम हो लोग बाहर रह सकते हैं। 15 साल का ऑपोजिशन जो है उसको हटा के मोदी जी जो हम लोग का सुशासन फिरा के लाया, इसलिए हम लोगों का बहुत उसको प्रणाम, गेरुआ अभिनंदन प्रणाम कह रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी सीएम के तौर पर क्या उम्मीदें हैं? शुवेंदु अधिकारी को क्या खास बनाता है जो वो आज मुख्यमंत्री है? देखिए, जो उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला है। अगर पश्चिम बंगाल में उन्होंने देखा 15 साल इतना घट गया था, तो अभी उसका जो उन्होंने आज शपथ लेंगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा, ये सोच के ही उन्होंने आया है ना। हाँ। शुवेंदु अधिकारी को किन पर्सनैलिटी ट्रेट से आप जानते हैं? कौन है शुवेंदु अधिकारी जो नहीं जानना चाहते? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर आज शपथ लेने वाले यंगस्टर्स भी हैं। मैम, फर्स्ट टाइम वोट दिया था? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट दिया था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आज पहली बार यहाँ आए हैं तो क्या सोच रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ और मोदी जी से मिलने की बहुत इच्छा है और पहली बार मिल रही हूँ उनको, बहुत खुश हूँ। मोदी जी से मिलने की एक्साइटमेंट है। बंगाल क्या उम्मीद कर रहा है नई सरकार से? बंगाल तो यही उम्मीद कर रहा है कि अब कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा, बहुत कुछ होगा। अब बहुत कुछ होगा। मोदी जी से बहुत दिन से उम्मीद था कि वो कब आएंगे इस बंगाल में, अब आ गए। पूरी इच्छा पूरी, आंखों से ऐसा लग रहा है कि आंसू ही छलक पड़े। बहुत खुशी है। मोदी जी तो आगे, शुवेंदु जी से उम्मीदें क्या है? शुवेंदु दादा को एक बंगाली महिला किस तरह से देखती है? वो तो बंगाल टाइगर है, उनसे जो उम्मीद है अब लगता है कि कुछ होगा देश का, इस बंगाल का विकास तो जरूर होगा। जो हम खुद ऑफिस करते हैं, नहीं निकल पाते थे, निकलना नहीं, 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। अब तो मुझे लगता है मैं 2 बजे भी निकल सकती हूँ। महिला सुरक्षित है, दादा पे ये विश्वास है। शुवेंदु अधिकारी पे ये विश्वास है कि सुरक्षित है महिलाएं बंगाल में। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े आइकन यहाँ हमें जमीन पर दिखाई दिए, जहां लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। उनको अब महिलाओं का उत्साह तो हमने आपके सामने रख दिया और ये तस्वीरें आप देखें, ये मात्र एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, ये बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन का दिन है, ये एनडीए की एकता और उनकी ताकत को दिखाने का भी दिन है। और इसलिए एक एक करके आप 20 राज्यों के मुख्यमंत्री को यहां पर देखने वाले हैं। सम्राट चौधरी जैसे इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी पहुंचे एक एक करके तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री। जयंत चौधरी अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी एनडीए के घटक दल हैं। क्या कह रहे हैं? अगला तो चुनाव ही उत्तर प्रदेश का है, वहां का एक बड़ा चैलेंज है। ये सम्राट चौधरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्राची, एक तरीके से आप ये कहें कि बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को एक मंच पर लाकर एक बड़ी मैसेजिंग है कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की शक्ति है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मौका है और इस बड़े मौके पर ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन ही किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह भी अपने संबोधन में यही कह रहे थे कि 100 साल की जो वैचारिक यात्रा है उसमें हमने आयाम हासिल किया है, हमने गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहराया है। तो इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है और इसका सेलिब्रेशन भी उसी स्तर पर किया जाएगा। देवेंद्र,
ये जो तमाम खास तैयारी है, ये पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन मैसेजिंग पूरे देश में है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद लगातार कितनी मजबूत हुई है और उसका ग्राफ लगातार ऊंचा ही हुआ है। बिल्कुल प्राची, और इसके पीछे के अगर लॉजिक को देखें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के नेताओं को बुलाया गया है, बल्कि चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि तकरीबन 9,500 के लगभग जो बंगाल से बाहर के बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता हैं, उनको बंगाल के इलेक्शन में लगाया गया था और महीनों उन्होंने वहाँ कैंप किया। आज उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो एक तरह से बीजेपी की कहीं भी अगर जीत होती है तो वो सामूहिक प्रयास के चलते जीत होती है। पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करती है और उसी का ये नतीजा आप देखती हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में एक तरफ अगर आपका शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ वो काइंड ऑफ थैंक यू नोट्स भी कहें कि हर राज्य के नेताओं को बुलाकर, और चाहे कार्यकर्ता या नेता हो या वहाँ के मुख्यमंत्री हो, उनको बुलाकर उस जश्न में शामिल होने का मौका दिया जाता है। और निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी ताकत जैसे बढ़ा रही है, ये जो बैटरी है स्ट्रेंथ का, वो लगातार और ज़्यादा ताकतवर होता नजर आ रहा है और उसी की श्रृंखला में आज यहाँ देख रही है, फिर 12 तारीख को असम में नजर आएगी ऐसी ही तस्वीर। तो शुभेंदु की शपथ में जो मेहमान हैं वो एक एक करके वो चेहरे भी हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देखेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देखेंगे। अजीत जी, ये फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है और 2024 के चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा है कि बीजेपी की ताकत कैसे बढ़ी है। लेकिन बात आज पश्चिम बंगाल की करने वाली है। शुभेंदु को वो ताकत दी गई है और ये एक बड़ा इंडिकेशन, जब आप कोई उप मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि वन मैन आर्मी होने जा रही है। एक ही व्यक्ति रहेगा, वो केंद्र में रहेगा और वो तय करेगा कि पश्चिम बंगाल कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने और उसके शीर्ष नेतृत्व ने कितना बड़ा भरोसा दिखाया शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। आप इस बात को ऐसे समझिए कि हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि अमित शाह कहीं पर्यवेक्षक बन के गए हों विधायक दल के नेता का चुनाव कराने। तो शुभेंदु अधिकारी चुने जा रहे हैं तो उनके पीछे जो मोरल सपोर्ट होगा, उनके पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, वो टॉप लेवल का होगा। स्वयं अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की, उन्होंने चुनाव कराया। इससे इस पूरे बंगाल के चुनाव और मुख्यमंत्री के चयन के महत्व को समझिए, शुभेंदु अधिकारी के चयन के महत्व को समझिए। दूसरी बात यह है जो अमित शाह ने कल कही कि 100 वर्षों की वैचारिक यात्रा के बाद ये आयाम आया है, ये बहुत बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समूचे हिंदुत्व की राजनीति की जो वैचारिक संघर्ष है, उसकी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगले साल जो नगर निगम के चुनाव होंगे, वहां लोकल बॉडीज के चुनाव अगले ही साल है संभवतः, या उसके अगले साल। छोटी सी बात सर मैं इसमें जोड़ दूं, क्योंकि ये तस्वीरें देख के दर्शक सोच रहे होंगे कहां की तस्वीरें हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आप जानते हैं कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और किसी भी वक्त शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकलेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी, तो उनके ऊपर सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि बहुत ही एक कुशल ढंग से प्रशासन चलाएं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, घुसपैठियों को निकालें, घुसपैठ रोकें। उसके साथ एक वैचारिक यात्रा को भी आगे बढ़ाना है, उसमें निरंतरता रखनी है, सिर्फ चुनाव नहीं जिताना है। आप बंगाल बाकी देश के बाकी राज्यों से बहुत ही अलग राज्य है, भिन्न राज्य है। बंगाल पुनर्जागरण का राज्य है, रेनासा का स्टेट है। जिस समय पूरा देश पुनरुत्थानवाद की बात करता था, उस समय बंगाल जो है पुनर्जागरण की बात करता था। तभी लोग कहते थे कि बंगाल जो आज सोचता है कल पूरा देश उस पर विचार करता है। ये 18वीं सदी में जब रेनासा की शुरुआत हुई थी तब की है। अमित शाह ने तो सिर्फ 100 वर्षों की बात की जो संघ की वैचारिक यात्रा है, लेकिन उसके पहले हिंदू महासभा की वैचारिक यात्रा रही है वहाँ, उसके पहले वंदे मातरम की वैचारिक यात्रा वहाँ रही है। 18वीं सदी के अंत में वंदे मातरम की रचना हुई थी, सन्यासी विद्रोह हुआ था वहाँ। तो बंग भंग का जो आंदोलन हुआ, बंग भंग जब अंग्रेजों ने 1905 में किया, तो एक वैचारिक लंबी यात्रा है। बंगाल बाकी राज्यों से बहुत ही भिन्न राज्य है। ये जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक एक करके उनकी चुनौतियों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चेहरा तो हमें नजर आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का। यह भी तय है कि बाकी राज्यों में जो बीजेपी फॉर्मूला देती आई है 2-2 डिप्टी का, वो पश्चिम बंगाल में होने नहीं जा रहा है। यानी कि ऐसे बड़े प्रदेश, ऐसे जटिल प्रदेश में बीजेपी नहीं चाहती कि कई सारे पावर सेंटर हो जाए, एक के हाथ में ही कमान रहे, तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। लेकिन देवेंद्र, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि हमें ये तो पता है मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं, क्या कोई मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा है? क्या आज मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? कोई संभावित नाम सामने आ रहे हैं क्या? अभी जस्ट मैंने तुरंत पूछा फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता से, और उन्होंने सिर्फ इतना स्माइली लिख के भेजा है कि इट्स सीक्रेट। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है कि अगर 2 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह होना हो और अभी तक
लिस्ट एक तो बताई नहीं जा रही है या पता भी नहीं चल रहा है। जैसे नेताओं को फोन जाने शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत आसानी के साथ पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से ये मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं। बंगाल से भी अभी तक ये नाम सामने नहीं आ रहे हैं कि किन किन लोगों को फोन चला गया है। ये गोपनीयता बहुत विचित्र है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि अगर अमित शाह क्योंकि वहाँ पे मौजूद है, उससे पहले का अमित शाह के सामने जो लिस्ट रखी गई थी वो जानकारी तो अपने पास है कि कौन कौन से नाम उनको दिए गए थे, लेकिन उनमें से किन नामों को उन्होंने मुहर लगाया इसकी जानकारी नहीं है और वो एकदम गोपनीयता बरती जा रही है। और जब अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर हों तो निश्चित लाजमी सी बात हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन तभी आता है जब वो लोग चाहते हैं। हालांकि अजय जी इससे पहले वो हरियाणा भी गए थे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे, और हरियाणा में भी जब गए तो मोहनलाल यादव उनके साथ मोहन यादव उनके साथ था जब हरियाणा में सीएम का चयन करना था। तो उनके जाने के पीछे मकसद यही रहता है कि जिस नाम का चयन किया जा रहा है उसके पीछे अपना फुल वेट दिखाएं कि ये व्यक्ति हैं जिसको पार्टी के टॉप लीडरशिप ने फैसला किया है इनको मुख्यमंत्री बनाने का। और उस वेट का मतलब ये है कि आगे उनका रोड जो है शासन चलाने का, गवर्नेंस चलाने का, वो एकदम स्मूथ रखा जाए, जो कि इस केस में एकदम से नजर आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को फुल बैकिंग दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। और ऐसे में आप तय मानिए कि जो मंत्रियों की सूची आएगी अब से थोड़ी देर के बाद, उनमें से शुभेंदु का से सबसे ज्यादा होगा। मतलब शासन चलाने के लिए जिस तरह का वो समीकरण चाह रहे होंगे उस समीकरण को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई होगी। तो हम फिर शुभेंदु अधिकारी के जो क्लोज हैं, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, उसी पर बात कर लेते हैं। दत्ता जी, आप तो पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत गहरे तक समझते हैं। वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ शुभेंदु अधिकारी की केमिस्ट्री बेहतर है? मीनाक्षी जी, आप ऐसा सवाल पूछ लिए जो ऑफिशियली मुझे बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। देवेंद्र भाई ने अभी कहा है कि सीक्रेट, मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूं, इट इज सीक्रेट, इट इज सेक्रेट ऑल्सो। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा स्पीकर भी कौन है, होम मिनिस्टर बंगाल का कौन होंगे और शुभेंदु जी के कैबिनेट पे कौन कौन होंगे। इतना जरूर कह सकता हूं कि महिलाओं की प्रतिनिधि अच्छे खासे तादाद पे होगी और बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति शायद स्पीकर हो सकते हैं, और बाकी जो अलग अलग प्रांतों से अच्छा रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बंगाल का ऐतिहासिक दिन है। तो हम लोग जब नवरात्रि का शुरुआत करते हैं महालय का, तो हम लोग जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते करके शुरू करते हैं। तो ये शैलसुते जो है ये ममता दीदी के लिए है। और मेरा तो गुजारिश भी रहेगा ममता दीदी जी से कि आप जाइए ढाकेश्वरी, ढाका बांग्लादेश, और कुछ महीने के लिए जाके वहाँ से पश्चाताप कीजिएगा और प्रायश्चित कीजिएगा, शायद आपको सद्बुद्धि मिल जाए। देखिए, आज तो ममता दीदी को इनविटेशन भी है। अब वो आएंगी या नहीं आएंगी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से तेवर उनके रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, वो तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं हार तो मानूंगी नहीं। उन्होंने तो इस्तीफा देने से भी हालांकि इनकार कर दिया था। वो तो ये कह रही है बार बार कि उनकी नैतिक तौर पर जीत हुई है। रांची जी, कैसे आएंगे वो शपथ ग्रहण पे, क्योंकि अभी भी ट्विटर हैंडल से उन्होंने वो हटाया नहीं है, सीएम वेस्ट बंगाल। ममता दीदी तो सारेआम कह रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाएगी जस्टिस पाने के लिए। मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों दीदी, आप बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट जाइए ढाका, और वहाँ पे जाके भी गुहार लगाइएगा जस्टिस के लिए। और जितना भी आप करें और किस तरह का भी नौटंकी आप करें, आपका ये नौटंकी अब और चलने वाला नहीं है। बंगाल के जनता ने आशोल परिवर्तन किया है, और आशोल परिवर्तन में आपका जो नैया है ना वो तरी पार हो गया है। मुर्शिदाबाद के उस साइड पे पद्मा नदी पे जाके बह गया है। सर देखिए, आपने कहा कि मैंने सवाल मुश्किल पूछ लिया। एक अंदाजा लगाना तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारा हक भी है। इसलिए कुछ नाम जो हैं जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं, देवेंद्र जिन नामों पर हमने लगातार बात की, अमिताभ जी आपसे भी जिन नामों पर लगातार हमने चर्चा की, उनमें एक नाम था निशित प्रामाणिक का, एक नाम था अग्निमित्रा पॉल का। तो ये तमाम नाम जरा मैं पीसीआर से निवेदन करूंगी जरा हमारे चैनल पर चला दे दर्शकों के लिए। कुछ नाम तो बड़े ऑब्वियस दिखाई देते हैं ना, दिलीप घोष कितने सीनियर हैं, निशित प्रामाणिक का नाम, अग्निमित्रा पॉल का नाम, क्या ये नाम कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत है और बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और चुनाव जो है भाजपा ने एक कंबाइंड लीडरशिप मॉडल पे लड़ा है।
नॉर्थ में कोई और लीडर, यानी जैसे ये 3 लीडर्स के नाम आप जो कह रहे हैं, इसके अलावा भी समीक भट्टाचार्य और सुकांता मजूमदार, ये 5 लीडर्स जो हैं टॉप लीडर्स, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक क्लास को साधने की कोशिश करी है। जिस तरह से वोटिंग पैटर्न और समर्थन मिला है, ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर था वो महिला वोट था। अब महिला वोट इस बार अगर वोट वाइब का ट्रैकर सर्वे देखेंगे तो उसमें बीजेपी को ज़्यादा मिला है ममता बनर्जी के कंपैरिजन में। तो यानी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छी खासी संख्या में होगा जैसा सर कह रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए, अगर जातिगत बात भी करें तो SC ST का समर्थन हिस्टोरिकली बीजेपी को मिलता रहा है, मटुआ समाज का, तो मटुआ समाज से भी एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। एक नाम मैंने आपको कल बताया था, शायद असीम सरकार उनका नाम है, शोभा ठाकुर भी हो सकती हैं। और ST समाज जो जंगल महल क्षेत्र है वहाँ भी लगभग आपने दिखाया था कि 16 में से 16 ST सीटें बीजेपी जीत करके आई है, तो वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन होगा। OBC समाज से खुद दिलीप घोष जी आते हैं। तो ये सब मतलब सारे समाजों का एक जो बुके है वो हमको देखने को मिलेगा इसमें। सीक्रेट ये सेक्रेट देवेंद्र, लेकिन फिर भी जो नाम है उनमें से प्रोमिनेंट नेम ऐसे कौन से हैं जिन पर जो बीजेपी के नेता भी हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये नाम तो महत्वपूर्ण है? ये जो सीक्रेट वर्ड है ना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक बीजेपी के नेता जो कि बहुत आसानी के साथ सूची दे सकते हैं, उनका ये वर्ड है। उन्होंने ये लिखा, जब मैंने बार बार उन पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप दे दें, तो उस पर इस बात वो कह रहा था। और ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम तक फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, और कल देर रात तक बैठक चली थी, और शायद उसके बाद कुछ नामों को लेकर क्लैरिटी ना हो। तो बड़े लेवल से नाम आपके पास तभी आता है जब 100% कंफर्मेशन हो, और वो हमारे लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ से बड़ी जगह से अगर सूचनाएं आए तो सीधे सीधे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग साझा कर लेते हैं कि उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होता है। नीचे के अगर सोर्स से कुछ नेताओं के अगर इन्फॉर्मेशन हो तो वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो क्योंकि वो अभी झोल बाकी है, लेकिन बड़े नाम के हिसाब से देखें तो जैसे स्वप्न दास गुप्ता, अशोक लहरी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, इस तरह के नाम को लेकर मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मंत्रिमंडल है। और ऐसा नहीं होगा कि फुल स्ट्रेंथ 44 का हो सकता है और 44 का होगा अधिकतम, लेकिन आज संख्या अगर हो सकता है कि 30 से 35 के बीच में कुछ रखा जाए, तो उस कंडीशन में इतना बड़ा स्पेस है कि जो बड़े नाम हैं, क्योंकि आपको परफॉर्म भी करना होगा ऑप्टिक्स के अलावा, बड़े मंत्रालय के लिहाज से जो मंत्रालय ठीक तरीके से चला सके उनके लिए एक्सपीरियंस स्टैंड होंगे, बड़े नाम होंगे, और कुछ ऑप्टिक्स के लिहाज से, मैसेजिंग के लिहाज से भी नामों को शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि 207 के विधायकों में से वो चुनना वो एक आसान काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि अधिकांश तो ऐसे ही हैं कि बहुत नए नवेले आए हुए हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, उस लिहाज से कोई बहुत वर्क सिचुएशन नहीं है कि उनको छोड़ें, उनको रखें। वो अपने हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बाकी नेताओं के साथ बैठकर कर चुके होंगे। बस हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि अब ठीक मतलब अब तो 2 घंटे भी नहीं रह गया, तब भी नाम का नहीं आना, वो थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। 1.5 घंटे का समय अब बाकी है। 1.5 घंटे बाद हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा, और मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, मंत्रिमंडल के चेहरे कौन कौन होंगे, ये आपके सामने आ जाएंगे। एक तरफ पश्चिम बंगाल में सब कुछ तय माना जा रहा है, हम सीएम के साथ साथ अब मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर चर्चा करने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में सब कुछ अटका है, सब कुछ फंसा हुआ है, पेंच अभी भी फंसा हुआ है। एक्टर विजय सीएम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, किसके समर्थन से बनेंगे, इसको लेकर अभी भी तमिलनाडु में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। राघवन बताइए इस वक्त क्या चल रहा है तमिलनाडु में, क्या होने जा रहा है? टीवीके का, वीसीके का समर्थन उनको लिखित में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितनी सीटें दूर हैं वो मुख्यमंत्री के पद से? जी देखिए, बस कुछ देर का और इंतज़ार है। ऐसा बताया गया है वीसीके की तरफ से कि 10 बजे वो इस बारे में फैसला ले लेंगे कि उनको टीवीके को समर्थन देना है या नहीं। इस आश्वासन जब मिला था वीसीके से कि उनको समर्थन मिल रहा है, उसके बाद ही ऐसा बताया जा रहा है कि टीवी के चीफ एक्टर विजय कल जो है अपने घर से राजभवन के लिए निकले थे। राज्यपाल को जब उन्होंने समर्थन की चिट्ठी सौंपी 116 विधायकों की लिखित में, और एक और जो एएमएमके के विधायक जिसके बारे में अब लगातार विवाद शुरू हो गया है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2 वीसीके के विधायकों की चिट्ठी भी कुछ देर में उन्हें मिल जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि उस चिट्ठी का इंतजार करेंगे। पूरी रात बीत गई, वो चिट्ठी अभी तक नहीं मिली। उस बीच हमने ये भी देखा कि वीसीके के जो चीफ हैं तोल तिरुमावलवन, उन्होंने एमके स्टालिन से मुलाकात की
अब प्रॉब्लम वीसीके के साथ ये बताई जा रही है कि उन्होंने ये कहा था कि वो लेफ्ट पार्टीज ने जो स्टैंड लिया उसको टो करेंगे। लेफ्ट पार्टीज ने साफ साफ कह दिया है कि सिद्धांतों के आधार पर उनका जो डीएमके के साथ राज्य में गठबंधन है वो जारी रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन नहीं होने देना चाहते, तमिलनाडु में एक और चुनाव नहीं होने देना चाहते, इस लिहाज से उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट किया। लेकिन वीसीके के पार्टी के अंदर ये बहुत बड़ा दबाव तिरुमावलवन पर है कि वो पार्टी के सरकार में शामिल हों, और स्टालिन ऐसा नहीं चाहते हैं, इस वजह से ये पेच फंसा हुआ है। कुछ देर में अगर वीसीके टीवीके को सपोर्ट देती है, उसी हालत में यहाँ पर विजय की सरकार बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज ये मामला और लंबा चल सकता है, जैसा टीवीके ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर लिया है, ये कहते हुए कि राज्यपाल जो है अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने 5 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर मामला और फंस सकता है। ये लेकिन इसके बावजूद विजय बार बार राज्यपाल के पास जा रहे हैं, राज्यपाल उन्हें बार बार लौटा दे रहे हैं। उनकी पार्टी में ऐसे बड़े नेता भी हैं जिनसे वो ये सलाह मशवरा कर सकते हैं कि भाई ठीक है, उनके अंदर प्रशासनिक अनुभवहीनता हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी में ऐसे विधायक भी हैं जो 5 बार के सिटिंग विधायक रह चुके हैं। तो जरा ये बताएं कि ये आईयूएमएल या अगर हम बाकी और दलों की बात करें, इनके साथ बातचीत बन क्यों नहीं पा रही है, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है? ये देखिए, अब तो एडवाइजर्स की कमी नहीं होनी चाहिए मीनाक्षी, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी टीम उनका सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से ये देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में ये चीजें करने की कोशिश की है। आईयूएमएल ने उनसे ये कहा था कि स्टालिन के साथ वो कल भी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, अगर स्टालिन चाहेंगे तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसको मिस इंटरप्रेट किया गया टीवीके की तरफ से कि आईयूएमएल ने सपोर्ट देने की बात कर दी है। वीसीके की तरफ से ये जरूर है कि कल वीसीके की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही विजय अपने घर से निकले थे, और वो उनको ऐसा लगा कि वो राजभवन पहुंचेंगे, तब तक वीसीके के 2 समर्थन विधायकों की चिट्ठी जो है वो भी राजभवन पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिला। 11 बजे आज शपथ लेने की बात टीवीके ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद शाम तक जब चिट्ठी नहीं मिली तो राज्यपाल ने उन्हें न्योता नहीं दिया। जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, एएमएमके के एक विधायक के बारे में टीटीवी दिनकरन ने खुद गवर्नर से जाकर कहा कि मेरे विधायक के साथ इन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है, मेरे विधायक लापता हो गए हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि विधायक भी आ गए, उन्होंने कहा था कि मैं पुदुचेरी रिसोर्ट में ही था, मैं कहीं नहीं गया। उसके कुछ देर बाद टीवीके से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें वो विधायक जो है वो टीवीके के समर्थन के लिए चिट्ठी जो है वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिनकरन ये कह रहे हैं कि वो फेक है, एआई जनरेटेड है, और इस बारे में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। तो ये लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जितना भी होगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अगर वीसीके की चिट्ठी भी अगर विजय वहां पर लेकर जाता है तो हो सकता है कि गवर्नर एएमएमके के साथ जो कहानी हुई है उसका हवाला देते हुए बिल्कुल मामला यानी उलझता जा रहा है, बजाय इसके कि सुलझे मामला उलझता जा रहा है। पेच लगातार राघवन फंसते जा रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होने जा रहा है तमिलनाडु में, अब इसमें सबकी दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर क्या होगा। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी क्या होने जा रहा है टीवीके का, क्या विजय का सपना पूरा हो पाएगा, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या अभी उन्हें और मशक्कत करनी पड़ेगी, अभी और चर्चाएं करनी होंगी। राघवन, लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह करवाने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के पश्चिम बंगाल में बनने जा रहे हैं, और क्या तैयारी पश्चिम बंगाल में की गई है बीजेपी की तरफ से, वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, और इसके मायने क्या हैं, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी, अभी हम जैसे बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है, या जो मंत्रिमंडल होगा, या जो चेहरे होंगे, उस पर अभी सीक्रेट रखा गया है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ संभावित नाम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका अपना जो प्रेडिक्शन है वो क्या कह रहा है, कितनी महिलाएं हो सकती हैं, क्या आर्जिकर जो पीड़िता की मां है वो, या फिर संदेश खाली की रेखा पात्रा, इनको भी मौका दिया जा सकता है? देखिए, जहां तक महिलाओं तस्वीर आ गई है, क्योंकि ये तस्वीर दिखा दे, शुवेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं और अब वो शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप फिर तस्वीरें वहां की देखेंगे, और ये आयोजन कितना भव्य होने जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण दिन है शुवेंदु अधिकारी के लिए भी। आप सोचिए जरा, जिस तरीके से टीएमसी में रहते हुए वो पॉलिटिक्स करते रहे, ममता बनर्जी के बाद जो पहला नंबर था वो शुवेंदु अधिकारी का ही था, लेकिन जैसे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ता चला गया, शुवेंदु अधिकारी ने भी अपनी पॉलिटिक्स की राह बदली,
और यहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता को देखिए। उन्होंने इस बात को समझा और पकड़ा। शुभेंदु अधिकारी का वेलकम हुआ और फिर शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने आप को साबित करके दिखाया। चाहे वो 2021 का विधानसभा चुनाव हो, फिर 2026 की ये 207 की प्रचंड जीत हो, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नंदीग्राम तो जीता ही जीता और 2 बार सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को उन्होंने हराने का रिकॉर्ड भी बनाया। और इस बार तो भवानीपुर में नंदीग्राम से ज्यादा बड़ी मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुत्व वाला मॉडल है, अगर उसमें कोई व्यक्ति फिट बैठता है तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। मनोज जी, हाँ, प्रतिनिधि की बात हो रही थी, शुभेंदु अधिकारी की बात है। तो देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे अनुभव के साथ साथ प्रतिनिधि भी देने की बात करेंगे, क्योंकि उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर का है, डेवलपमेंट का है, यानी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि बार बार इसकी चर्चाएं हुई हैं, मीडिया से हो चाहे आम जनता की बात हो। लोगों का चुनाव भी इसीलिए हुआ है कि राज्य में हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें हमारे लिए रोजगार पैदा किया जाए। तो इन सब बातों का ध्यान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रखेगी और अनुभव के साथ साथ नए लोगों का भी वहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा। और किसी तरह का कोई शंका नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का बिल जिस तरीके से और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया महिलाओं को लेकर, तो वहां प्रतिनिधित्व भी उसी हिसाब से मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसका ध्यान रखते हुए बंगाल में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक अच्छे मंत्रिमंडल का देगी। और राजनीति में कहा भी जाता है कि जो करना होता है वो बताया नहीं जाता है, तो देवेंद्र जी को तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी जो 11 बजे होगा उसकी सूचना शायद कुछ मिनटों पहले भी मिल सकती है। तो हो सकता है चैनल्स पे आने से, दिखाने से पहले हम लोगों के पास सूचनाएं आ जाए। इंतजार ही अभी समय का है। अब देखिए, इंतजार तो करना पड़ेगा, बस कुछ ही देर का इंतजार है। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं, परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और एक एक करके जो वीवीआईपी मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। लेकिन जितने संभावित नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनकी तो चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन शुभेंदु के चेहरे पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जो जताया, एक हिंदुत्व के फैक्टर ने जो काम किया और बड़े साफ गोई से और बड़ी स्ट्रेट लाइन पर जो शुभेंदु अधिकारी पूरे चुनाव में बोलते रहे कि जिसने हमारा साथ दिया हम उसके साथ रहेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है कि शुभेंदु अधिकारी ने वो कैसे करके दिखाया। 2007 का आंदोलन, जब वो टीएमसी में थे, अजीत जी, वो भी मुझे याद है जब 2007 में उन्होंने नंदीग्राम में आंदोलन किया और एक बड़ा फैक्टर माना गया जिससे टीएमसी उभर कर आई और 2011 में लेफ्ट का शासन चला गया और टीएमसी की सरकार बनी। और वही मैजिक उन्होंने बीजेपी के लिए भी करके दिखाया। मेहनत लगातार करते रहे। 2016 में 3 सीटें जिस पार्टी ने हासिल की वो 21 में बढ़कर 77 हो गई और 26 में 207 की हो गई। तो ये काम उनका ग्राउंड पे जो कनेक्ट है वो जरूर दिखता है। बिल्कुल। और वो जो 2021 के चुनाव के पहले उनको बहुत कम समय मिला था। वो दिसंबर 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही हुए थे, लेकिन उस समय भी जो माहौल बना भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनका एक बड़ा योगदान था। और जिस मेदिनीपुर इलाके से वो आते हैं, मिदनापुर कहिए, मेदिनीपुर कहिए, उस इलाके में उन्होंने, ये नंदीग्राम का आंदोलन भी उसी इलाके में हुआ। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने तमाम मोबिलाइज करना, लोगों को, आंदोलन को एक बड़े उस हाइट पर ले जाना, वो सब उन्होंने किया था। अभी जिस बात की हम लोग बात कर रहे थे, ग्राउंड कनेक्ट है उनका और बंगाल के पूरे इलाके में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम उनका एक उनकी पहचान है। उनकी एक हिंदुत्व वाली पहचान ममता बनर्जी के साथ रहते हुए भी रही है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के साथ रहते हुए ये आरोप उन पर लगे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल है, ये कभी नहीं हुआ। सर, क्या उसके पीछे कारण ये है कि शुरुआत उनकी आरएसएस से हुई? नहीं, वो एक कांग्रेस में थे वो, और उसके पहले वो बाल संघ सेवक रहे हैं। हाँ, शुरू में उनके क्षेत्र में जो शाखा है, हाँ, वहाँ जाते थे वो, और शाखा वाला एक प्रभाव जो एक बार पड़ जाता है, तो एक बार अगर आप आरएसएस के संपर्क में आ गए तो वो आइडियोलॉजी, उसके बाद आप कहीं भी चले जाएं, वो आपकी आइडियोलॉजी आपका पीछा नहीं छोड़ती एक तरह से कहें तो वो शुभेंदु अधिकारी के अंदर ज़रूर था, जिसके चलते जैसा कि बता रहे हैं कि टीएमसी में रहते हुए भी वो कभी मुस्लिम अपीजमेंट वाली लाइन पर नहीं गए थे और वो हिंदुत्व की राजनीति अपनी वो करते रहे थे। और हम आज ही एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें उनके परिवार वाले उनको लेकर के एक समय इस बात की चिंता में थे कि ये साधु सन्यासी न हो जाए। उनका ऐसा हिंदुत्व की तरफ रुझान था, सनातन का एक रुझान था उनकी तरफ। तो ये कहीं ना कहीं एक इंक्लाइनेशन था उनका, जो एक सोशल और रिलीजियस का है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाने में उनको परेशानी नहीं हुई। एक पब्लिक से कनेक्ट था उनका, ग्राउंड कनेक्ट था, और वो बड़ी ऐसी चीज को कंट्रोल करते हैं। उनके इलाके में देखिए हल्दिया पोर्ट है, उधर मजदूर हैं, उधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। सर, वो बात भी सीधी सीधी करते हैं ना कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। उन्होंने सीधी सीधी बात कही, कोई लाग लपेट नहीं कि वो हिंदुओं के साथ जुड़ेंगे, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करेंगे और उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया है,
मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। शपथ में करीब 1.5 घंटे का वक्त बाकी है और शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में अपने घर, अभी आपने तस्वीरें देखी ही, अपने घर से वो निकल चुके हैं और यहां से वो सीधे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसके बाद जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी जाएंगे और इसके बाद लंच का समय रखा गया है। शुभेंदु अधिकारी श्यामा प्रसाद आवास भी पहुंचेंगे और फिर बालीगंज भारत सेवाश्रम जाएंगे और फिर काली घाट जाकर मां काली का दर्शन करेंगे। आज का जो उनका पूरा प्रोग्राम है वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं। इंतजार है जब वो परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। जितने भी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो कद लगातार बढ़ा और शुभेंदु अधिकारी ने जो ग्राउंड पर काम किया, एक ऐसी जगह पश्चिम बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन जगह मानी जाती थी, एक ऐसी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल होता था, ऐसे वक्त में शुभेंदु ने संघर्ष किया और उसी का नतीजा यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ अपने 2-2 सीटों से चुनाव जीता, बल्कि 207 सीटें बीजेपी ने ऐतिहासिक हासिल की हैं। और उसी का नतीजा है, जब अमित शाह उनके नाम का ऐलान कर रहे थे तो उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि अमित शाह को शुभेंदु अधिकारी पर कितना यकीन है। तो शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकल गए हैं और आज जैसे ही वो सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे, चुनौतियों का एक बहुत बड़ा अंबार है जो उनके कंधों पर आने जा रहा है। चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की है, चुनौती यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को भी पूरा करने की है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी को वो मैंडेट मिल गया है, वो ताकत मिल गई है, तो शुभेंदु अधिकारी इसे कैसे पूरा करेंगे, इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाएंगे। आज तक जो बड़ा कल्चर, क्लब कल्चर वहां पर चलता आया है, जो सिंडिकेट काम करता आया है, उस सिंडिकेट को कैसे ध्वस्त करेंगे, ये सवाल है। तो बस कुछ ही देर का और इंतजार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और अब तक कौन कौन वीवीआईपी लोग पहुंच गए हैं उसकी तस्वीर आपके सामने। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार इस वक्त पहुंच चुके हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिनका अलग अलग जगहों पर आयोजन किया गया है। खासकर जो परेड ग्राउंड मैदान में तैयारी की गई है उसमें पूरे बंगाल की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी ने पूरे चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बंगाल विरोधी है बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ उस नैरेटिव को ध्वस्त किया बल्कि जो वादा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था उस वादे को भी निभाया। और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब ये पूरी तरीके से तय है, थोड़ी ही देर में वो शपथ ग्रहण करेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि उनके साथ कौन कौन से मंत्री आज शपथ लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आज के जश्न की हैं, आज के उत्साह की हैं। एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास और इस बड़े मौके को कैसे भुनाना है ये बीजेपी बखूबी जानती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शपथ ग्रहण समारोह से पहले के जश्न की तस्वीरें हैं। और सर आप याद करिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि बीजेपी आ गई सत्ता में तो रविंद्र संगीत बंद कर दिया जाएगा, बीजेपी सत्ता में आ गई तो मछली बंद हो जाएगी, बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तमाम तरीके की बातें कितनी खोखली साबित हुई वो जनता के जनादेश ने दिखा दिया है। अब चाहे पश्चिम बंगाल का पारंपरिक वहां की लोक संस्कृति का प्रतीक छाऊ नृत्य हो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कलश नृत्य करते हुए वहां की आदिवासी संस्कृति की जो पहचान है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, गोरखा संस्कृति की पहचान भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, ये जो जश्न है ना, ये जश्न पश्चिम बंगाल की जो असली कला है, जो उसकी असली पहचान है, ये उसकी छाप है जो दिखाई दे रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें और रुकना होगा। देखिए, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अभय ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, वो दिखाते हैं। बंगाल में आज बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और शुभेंदु अधिकारी इतने समय बाद बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा जो मैदान है जिसे ब्रिगेड ग्राउंड कहा जाता है उसकी तस्वीरें दिखा दूं। बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बीजेपी की नींव जो है वो बंगाल के अंदर रखी थी, उनके यहाँ पर कटआउट लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और अंदर की तरफ जो आप ग्राउंड देख रहे हैं वहां पर
पूरी फोर्स की तैनाती है और लगभग 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और शुवेंदु अधिकारी बंगाल में पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ और कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। बड़ी संख्या में जो जनता है, बीजेपी समर्थक हैं, उनका सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे साथ काफी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुजीब खान। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कितना बड़ा दिन है आज, बंगाल की तस्वीर बदलने जा रही है। बीजेपी का शासन पहली बार, शुवेंदु अधिकारी सीएम होंगे। क्या कहना चाहते हैं, कितना महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए? बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए बंगाली जब बेसिकली लोग टॉलरेंट होता है बहुत, वो देखता है बंदा को जो क्या कर सकता है। 5 साल देखा है, फिर 10 साल तक देखा है, उस देखा है करप्शन, कहीं भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। करप्शन, ये चोरी काटमानी इधर उधर, तो पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं था। तो एक जो अंडर करंट चल रहा था वो चल रहा था, तो उसका ये आउटबस्ट है। और शुवेंदु दा को पता है जो क्योंकि पहले उधर थे, वो इधर आए हैं, उनको हर प्रोज एंड कॉन्स पता है।